नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में 2 आर्टिकल्स तो नए आईटी रूल्स से संबंधित हैं। सरकार ने नए आईटी रूल्स जारी किए हैं, 2 आर्टिकल्स उससे संबंधित पब्लिश हुए हैं। डिटेल से कंबाइन करके इन दोनों आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि पूरा इशू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। देखो, नए जो आईटी रूल्स हैं वो सबके लिए हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके लिए। दूसरे नंबर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं जैसे नेटफ्लिक्स, आल्ट बालाजी। और तीसरे नंबर पे डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स जैसे प्रिंट, वायर, इनके लिए भी हैं। तो तीनों के लिए क्या क्या रूल्स हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या रूल्स हैं, और तीसरे नंबर पे डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है इन रूल्स का। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सरकार के द्वारा पब्लिश किए गए नए आईटी रूल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 पब्लिश किए गए। ये रूल्स जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन सबको रेगुलेट करने के लिए हैं। इन रूल्स को सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 क्लास 2 के अंतर्गत। इस प्रकार के रूल्स सरकार के द्वारा 2011 में भी पब्लिश किए गए थे, लेकिन नए जो रूल्स हैं वो 2011 के रूल्स को सुपरसीड करते हैं। सुपरसीड करने का मतलब ये है 2011 के पुराने रूल्स अब इनइफेक्टिव होंगे, यानी इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा नए रूल्स का। इसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया था जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, डेली मोशन, वीमियो, इन कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म से आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गैंगरेप संबंधित इमेजेस या फिर वीडियोस को हटाने के लिए आवश्यक गाइडलाइंस जारी कीजिए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को 2018 में। इसके बाद 2020 में राज्यसभा की एक एडोक कमेटी वो कमेटी होती है जिसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गठित किया जाता है और वो पर्पस सर्व होते ही वो कमेटी काम करना बंद कर देती है। तो राज्यसभा की एक एडोक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी थी राज्यसभा के सामने कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का समाज पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो ये कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ से किसने ये कंटेंट अपलोड किया, कहाँ से ये कंटेंट ओरिजिनेट हुआ। क्योंकि देखो, एक बार ऐसे पर्सन का पता लगा लिया जाए जिसने कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित वीडियो शेयर की हैं, तो फिर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है और समाज में एक डेटरेंस भी क्रिएट होगा कि अगर इस प्रकार की वीडियो शेयर की गई यूट्यूब पे या फिर दूसरे कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तो लोग आगे से इस प्रकार की वीडियोस कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करेंगे। इसके बाद देखो, 2020 में ही सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यानी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इनको लेकर आई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं नई जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज के लिए। देखो, नई गाइडलाइंस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यानी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होगी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की और दूसरी कैटेगरी होगी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की। तो सिग्निफिकेंट वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को। अब आपके मन में आया होगा नया क्या है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में। देखो, संख्या की बात है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से कम है,
वो आएंगे पहली वाली कैटेगरी में, सिंपली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जहां पर टोटल यूजर्स की संख्या इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा है, वो आएंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में, जैसे गूगल, ट्विटर, फेसबुक। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर टोटल यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है, तो ये सब दूसरी वाली कैटेगरी में आएंगे, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब आपके मन में ये भी आया होगा कि कैटेगरीज बना के हासिल क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कैटेगरीज बना के। देखो, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है ना, जैसे ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इनके लिए गाइडलाइंस थोड़ी और भी सख्त हैं। इनको थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आगे आएगा जैसे कि एक ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को नियुक्त करना होगा, ताकि यूजर्स अगर शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जा सके। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, जो इंडिया के ऑफिस में ही बैठेंगे। ऐसे ऐसे थोड़ी गाइडलाइंस सख्त हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए। यहां पर वैसे आप देख भी लीजिए कि क्या एक्स्ट्रा रूल्स को फॉलो करना होगा इन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को। जैसे देखो, अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, और सभी इंडिया में बैठेंगे। ऐसा नहीं कि इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लिया और ये बैठे हैं यूएसए में, फिर इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इनके साथ कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आती है। अगर ये इंडिया के ऑफिस में ही बैठेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन ऑफिसर्स से आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकेंगी। इसके अलावा इन सभी प्लेटफॉर्म्स को, किनको, सिग्निफिकेंट सोशल इंटरमीडियरीज को, जहां पर यूजर्स की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है, इनको देखो एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट भी पब्लिश करनी होगी, जिसमें ये बताएंगे कि यूजर्स की तरफ से कितने कंप्लेंट्स आए और किन पर एक्शन लिया गया, और कौन सा कंटेंट उन्होंने प्रोएक्टिवली हटाया है, यानी अपने आप से ही ये मॉनिटर कर रहे थे, और किस हेट कंटेंट को इन्होंने अपने आप से ही प्रोएक्टिवली हटा दिया है। सारी डिटेल्स इनको अपनी एक मंथली रिपोर्ट में पब्लिश करनी होगी। जैसे देखो, करंट अफेयर्स आते हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं, आप पढ़ते हो उनको, उसी प्रकार से इनको भी अपनी मंथ की एक्टिविटीज़ का डेटा जो है मैगजीन के रूप में पब्लिश करना होगा हर मंथ के एंड में, कि उन्होंने इस महीने क्या किया है। नेक्स्ट प्रोविज़न, देखो जो ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है ना, जो मैसेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये मैसेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कोर्ट का आदेश आने के बाद या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के आदेश के बाद इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा कि वो मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। मतलब कोई मैसेज है जिससे इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स या फिर पब्लिक ऑर्डर, ये सब खतरे में आते हैं, तो उस क्राइम के प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए या फिर पनिशमेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा कि इस प्रकार का मैसेज सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, किसने हेट कंटेंट फैलाया, किसने ये गलत न्यूज़ फैलाई, या फिर कोई कंटेंट है रेप से संबंधित है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज संबंधित मटेरियल है, जिसके लिए आरोपी को 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। तो इस प्रकार के मटेरियल के लिए भी इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा कि ये मटेरियल सबसे पहले किसने अपलोड किया। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म की बात हम कर चुके हैं कि इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। किस लिए? इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कंप्लेंट्स आती हैं उनसे डील करने के लिए। और देखो, उस ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जारी करने होंगे अपनी वेबसाइट पे। ये ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर, आप कंप्लेंट करते हो, उस कंप्लेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ, हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है, और कंप्लेंट रिसीव होने के 15 दिनों के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को एड्रेस भी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन, इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स। देखो, ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, अगर इनको कंप्लेंट मिलती है किससे संबंधित,
कि किसी इंडिविजुअल के प्राइवेट एरियाज़ को एक्सपोज किया जा रहा है, कि इंडिविजुअल्स को पार्शियल या फिर फुल न्यूडिटी में शो किया जा रहा है, या फिर किसी प्रकार के सेक्सुअल एक्ट में शो किया जा रहा है, या फिर विकृत इमेजेस हैं, जैसे वो नहीं होती फेक इमेजेस कि किसी का सर लगा दिया, किसी का नीचे धड़ है, जानबूझ के किसी को ऐसी अवस्था में दिखाया गया है जिससे एक गलत परसेप्शन जा रही है। फॉर एग्जांपल, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को मारा, जबकि वो इमेजेस जो हैं वो विकृत हैं, उनको मैनिपुलेट किया गया है। तो इस प्रकार के कंटेंट को कंप्लेंट मिलने के 24 घंटों के अंदर अंदर रिमूव किया जाएगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा। और ऐसी जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली उस यूजर के द्वारा भी फाइल की जा सकती है जिससे संबंधित कंटेंट है, या फिर उसके बिहाफ पर दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट प्रोविजन है फेयर अपॉर्चुनिटी। सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया है कि किसी भी यूजर के अकाउंट को डिलीट करने से पहले, सस्पेंड करने से पहले आप उसे एक मौका दोगे कि क्यों ना आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए, यानी यूजर के पक्ष को सुना जाएगा, उसके बाद ही यूजर के अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट सेफ हार्बर प्रोविजंस से संबंधित है। देखो, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत इन सेफ हार्बर प्रोविजंस के बारे में डिफाइन किया गया है। ये ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा फॉलो किया जाता है तो फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटी मिल जाएगी लीगल प्रोसिक्यूशन से। क्या मतलब है? मतलब देखो, ये है सेक्शन 79 के तहत जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं ना, अगर उनको फॉलो किया जाता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के द्वारा, तो सिंपल भाषा में उनके खिलाफ फिर केस नहीं चल सकता उस कंटेंट के लिए जो इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया गया है। तो अब नए रूल्स में यह कहा गया है कि अगर इन नए रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तो फिर उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, तो फिर उनको लीगल प्रोसिक्यूशन से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फिर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है उस कंटेंट के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया है। अगर ये सारी जो नए रूल्स जारी किए गए हैं इनको फॉलो कर लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये सेफ हार्बर प्रोविजन लागू होगा सेक्शन 79 के तहत, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई नहीं होगी जो कंटेंट उन पर शेयर किया गया है। लेकिन अगर रूल्स नहीं फॉलो किए गए तो फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई होगी, लीगल प्रोसिक्यूशन उनका होगा। इस प्रकार से हमने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो तो डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन और नेटफ्लिक्स, इनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले तो देखो, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट होगा उसका क्लासिफिकेशन करना होगा, सेल्फ क्लासिफिकेशन। जैसे कंटेंट कौन सी कैटेगरी में आता है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल/एडल्ट, 7+ है, या फिर ये जो 5 कैटेगरीज हैं एज के आधार पर, इन 5 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में कंटेंट को डिवाइड करना होगा। जैसे देखो, सेंसर बोर्ड भी करता है। दूसरे नंबर पे पेरेंटल लॉक, कंटेंट के आधार पर पेरेंट्स के हाथ में ये पावर होनी चाहिए कि वो लॉक लगा दें, उनके बच्चों को सिर्फ यूनिवर्सल कंटेंट दिखे, या फिर उनकी सुविधा के हिसाब से जो कंटेंट वो चाहते हैं उनके बच्चों को दिखे, सिर्फ वही कंटेंट दिखेगा। तो ये पेरेंटल लॉक की पावर होनी चाहिए पेरेंट्स के पास में। नेक्स्ट है डिस्प्ले रेटिंग्स। हर एक प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले यूजर को पता लगना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी का कंटेंट है, या फिर बताया गया है पब्लिशर के द्वारा जिसने कंटेंट डेवलप किया है कि क्या कुछ है इस कंटेंट में, अगर कोई डिस्क्रिप्शन है या फिर एडवाइजरी है। सब कुछ प्रोग्राम से पहले यूजर को दिखना चाहिए ताकि यूजर्स अच्छे से डिसाइड कर सके कि वो इस प्रोग्राम को देखना चाहता है या फिर नहीं देखना चाहता है। इसके बाद इवन देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से संबंधित भी कंप्लेंट अगर आती है तो उसको एड्रेस करने के लिए भी रूल्स में 3 टीयर का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। जैसे देखो, नेटफ्लिक्स पे कोई कंटेंट आया, कोई वेब सीरीज आई, उसको लेके आपकी कोई शिकायत है तो आप शिकायत कर सकते हो नेटफ्लिक्स को, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लेवल पर पहली शिकायत होगी और उस प्लेटफॉर्म को कंप्लेंट को एड्रेस करना होगा
15 दिनों के अंदर अंदर। अगर कंप्लेंट नहीं एड्रेस होती है तो फिर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो इस्टाब्लिश की जाएगी OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा मिलके, यानी अमेजन प्राइम, अल्ट बालाजी, ये सब मिलके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इस्टाब्लिश करेंगे। तो सेकंड जो शिकायत जाएगी वो जाएगी इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास में। अगर यहां भी आपकी कंप्लेंट एड्रेस नहीं होती है तो फिर शिकायत जाएगी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के पास में। फिर सरकार के पास पावर होगी कि सरकार इन OTT प्लेटफॉर्म्स को आदेश देगी आपकी कंप्लेंट पर एड्रेस, आपकी कंप्लेंट पर सुनवाई करते हुए कि आप इस कंटेंट को हटा लीजिए या फिर कंटेंट को मॉडिफाई कर लीजिए। तो 3 टीयर का ये ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म होगा। तो इस प्रकार से OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन से संबंधित रूल्स डिस्कस करने के बाद अब तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं जो ये डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं। जैसे देखो प्रिंट है, वायर है, क्विंट है, स्वराज्य है। इन डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को रेगुलेट करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले तो इन डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा ताकि एक बैलेंस इस्टाब्लिश किया जा सके डिजिटल मीडिया के बीच और ऑफलाइन मीडिया के बीच, जैसे जो प्रिंट मीडिया है या फिर टीवी मीडिया है। अभी देखो डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन संबंधित नॉर्म्स थे नहीं अच्छे से, तो इनके ऊपर तो कोई बाउंडेशन थी नहीं, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कंटेंट डाल देते थे, इवन जर्नलिस्टिक कोड को भी फॉलो नहीं करते थे। जबकि प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, इनको जर्नलिस्टिक कंडक्ट रूल्स को फॉलो करना होता था, तो बैलेंस नहीं था। नए रूल्स बैलेंस इस्टाब्लिश करेंगे दोनों के बीच, क्योंकि इनको भी नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। इसके बाद जैसे देखो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट पब्लिश होता है उसकी शिकायत की जा सकती है, उसके लिए 3 टीयर का ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म है। उसी प्रकार से डिजिटल मीडिया में भी जो न्यूज़ पब्लिश होती है, वायर पर, द प्रिंट पर, क्विंट पर कोई न्यूज़ पब्लिश होती है तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। पहली जो कंप्लेंट जाएगी वो उन्हीं पब्लिशर के पास जाएगी, यानी सबसे पहले तो सेल्फ रेगुलेशन का प्रावधान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लेवल 2 पे कंप्लेंट जाएगी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द पब्लिशर्स। इस प्रकार के पब्लिशर्स की एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी, जैसे द प्रिंट के एडिटर, वायर के एडिटर, सब ने मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी इस्टाब्लिश कर ली, तो दूसरे नंबर पे कंप्लेंट जाएगी इस सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के पास। और तीसरे नंबर पे ओवरसाइट मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा? इसमें तो देखो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कोई मैकेनिज्म इस्टाब्लिश किया जाएगा ताकि तीसरे लेवल पे उस कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सके। इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल न्यूज़ जो प्लेटफॉर्म है, इनको ग्रीवेंस रेडरेसल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो इंडिया में ही बैठेगा, जो कि ग्रीवेंसेस के रेडरेसल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उस ग्रीवेंस को एड्रेस करना होगा 15 दिनों के अंदर अंदर। नेक्स्ट रूल है कंप्लायंस ऑफ एथिक्स एंड रूल्स। देखो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इस्टाब्लिश की जाएगी जिसके चेयरमैन होंगे या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज या फिर कोई इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन। ये बॉडी काम क्या करेगी? ये बॉडी इंश्योर करेगी कि इन डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा एथिक्स और रूल्स को कंप्लाई किया जाए, एथिक्स एंड रूल्स को फॉलो किया जाए न्यूज़ पब्लिश करते वक्त। लास्ट प्रोविजन है इमरजेंसी पावर्स। अगर देखो किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सेक्रेटरी हैं, अगर उन्हें लगता है कि अभी किसी न्यूज़ को ब्लॉक करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी आदेश देंगे कि आप इस न्यूज़ को ब्लॉक कर दीजिए। इवन ऐसा आदेश सेक्रेटरी के द्वारा दिया जा सकता है पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को सुने बिना ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो सीधा आदेश देंगे पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को, ये न्यूज़ हटा लीजिए, ये कंटेंट ब्लॉक कर दीजिए। पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को सुना ही नहीं जाएगा इस इमरजेंसी सिचुएशन में, सीधा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आदेश को मानना पड़ेगा कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने जो नए रूल्स हैं उनको तो डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? देखो राइटर कहते हैं ये जो नए रूल्स हैं ये इंटरनेट को और ज़्यादा सेंसर करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में और ज़्यादा पावर आती है
इंटरनेट को सेंसर करने के लिए, इंटरनेट पर जो कंटेंट है उसको सेंसर करने के लिए। ये इतने इंपॉर्टेंट रूल्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश कर दिए गए हैं बिना ओपन और पब्लिक डिस्कशन के, यानी कोई पार्लियामेंट्री स्टडी नहीं, कोई पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के द्वारा इतने इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं चलो देखो, आप एक बात ये छोड़िए कि ये रूल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, बट आप ये भी कंसिडर कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने ये रूल्स पब्लिश किए हैं आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 क्लास 2 के तहत। बट देखो कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो इवन आईटी एक्ट 2000 के अगेंस्ट जाती हैं। देखो किसी एक्ट में कई बार इस प्रकार का प्रोविज़न छोड़ दिया जाता है, मान लीजिए कोई एक्ट है, एक्ट के अंदर 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट में से एक पॉइंट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन के अंदर एडुक्वेट गाइडलाइंस जारी कर सकती है बाद में। अब जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं, मान लीजिए वो बाकी 9 पॉइंट्स के ही अगेंस्ट हो जाती हैं, तो ये तो एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट हो गया ना, कि चलो थोड़ी बहुत पावर एक्ट के अंदर दी गई थी कि एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस जारी कर सकें, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने तो पूरा कानून ही बना दिया, जबकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। ये पॉइंट राइटर कहना चाहते हैं। मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में फिर से बोल देता हूं, राइटर कहना चाहते हैं कि देखो आईटी एक्ट 2000 में एक जो पॉइंट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सफिशिएंट गाइडलाइंस जारी कर सकती है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज या फिर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो पूरे एक्ट की एसेंस के ही अगेंस्ट चले जाती हैं। यानी पूरा कानून ही नया बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जो कि प्राइमरी कानून यानी आईटी एक्ट के एसेंस के अगेंस्ट चला जाता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, देखो इन रूल्स में एक बात ये बोली गई है कि सरकार के कहने पर या फिर कोर्ट के कहने पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैसेज के ओरिजिनेटर के बारे में बताना होगा कि कहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हुआ। बट देखो आजकल सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, यानी अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा तभी ये बता सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हुआ। कोई ना कोई कमी इन्हें छोड़नी होगी तभी वो बता सकेंगे, अदरवाइज नहीं बता सकेंगे। लेकिन अगर कोई सिस्टम में कमी छोड़ देते हैं ओरिजिनेटर के बारे में बताने के लिए तो फिर प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी। तो अपने आप में ये जो पॉइंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ सरकार कहती है कि आप प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते, दूसरी तरफ सरकार कहती है हमारे कहने पर आपको बताना होगा मैसेज ओरिजिनेट कहां से हुआ है। तो दोनों चीजें कैसे एक साथ सर्व हो सकती हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, रूल्स में कहा गया है कि डिजिटल न्यूज साइट्स को रजिस्टर कराना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास। यानी आप अगर कोई डिजिटल न्यूज साइट खोलते हो तो फिर आपको रजिस्टर करवाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास। और देखो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर आनी चाहिए ना, ये तो एक प्रकार से मूवीज होती हैं, वेब सीरीज जो होती हैं, ये इनको सरकार के द्वारा कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म माना गया है, जबकि इनका वैसे ही रेगुलेशन होना चाहिए था जैसे मूवीज का होता है। इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आमतौर पे इंटरमीडियरीज नहीं माना जाता है, लेकिन सरकार ने इनको भी इंटरमीडियरी मान लिया है। अब इनको गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम में आना पड़ेगा नए रूल्स के अकॉर्डिंग। जबकि मूवीज़ का तो अलग से सिस्टम आपको पता है, सेंसर बोर्ड है, रेटिंग्स मिलती हैं, सेंसर बोर्ड से मूवी पास तो पास, हालांकि बाद में कोर्ट में चले जाते हैं केसेस, वो बात अलग है। और डिजिटल न्यूज़ सर्विस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है वैसे आईटी एक्ट के तहत, लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार ने कहा है कि डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास। लास्ट में देखो कंक्लूजन में कहा जाता है, सरकार ने ये आर्गुमेंट दिया है कि इन बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो टेक जायंट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, ये ग्लोबल इंटरेस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कई देशों की सरकारें जो हैं अब बड़े टेक जायंट्स पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, तो इंडिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बट राइटर कहते हैं देखो ऐसा कहकर फंडामेंटल राइट्स जो डाइल्यूट हो रहे हैं उस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है। इंटरनेट पर सेंसरशिप जो है वो इंक्रीज हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो भी डाइल्यूट हो रहा है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया नए आईटी रूल्स से संबंधित। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पहले बेसिक समझा लेते हैं। ये ऑपरेशन ग्रीन मिशन लॉन्च किया गया था 2018 में। उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट अरुण जेटली। 3 साल हो गए इस मिशन को लॉन्च किए। इस मिशन में 3 वेजिटेबल्स को शामिल किया गया था उस समय। TOP, T का मतलब टोमेटो, O का मतलब ऑनियन और P का मतलब पोटैटो। 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव ये था, आलू, प्याज, टमाटर, इनके प्राइसेस में देखो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। मतलब साल के किसी पार्ट में टमाटर के जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्याज के दाम कभी कभार 100 के आसपास भी पहुंच जाते हैं, कई बार 10 रुपये किलो तक भी पहुंच जाते हैं। तो इनके प्राइसेस को स्टेबलाइज करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था, एफिशिएंट वैल्यू चेन्स इस्टेब्लिश करना, ताकि एक किसान अपनी फसल को जितने रुपए में बेचता है ऑलमोस्ट उतने रुपए में ही कंज्यूमर किसान की फसल को खरीदे। नहीं समझ में आया? उल्टा करके देखिए। मान लीजिए एक कंज्यूमर 50 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से आलू खरीदता है, तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसान ने आलू को बेचा था 5 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से और कंज्यूमर ने खरीदा 50 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से। मतलब 45 रुपये का तो बीच में इंटरमीडिएरीज खाद गए या फिर लॉस हो गया किसी प्रकार का, बीच में गैप 45 रुपये का आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर ने 50 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से खरीदा है तो ऐसा चल जाएगा कि हाँ, किसान ने 40 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से बेचा था और 10 रुपये बढ़ गए, इंटरमीडिएरीज या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ज लग गया और कंज्यूमर ने खरीदा 50 रुपये 1 किलोग्राम के हिसाब से। जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जैसे अगर ये जो पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, देखो आलू, प्याज, टमाटर, अगर इनको अच्छे से स्टोर करके ना रखा जाए तो काफ़ी लॉस हो जाते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में डेवलप किया जाए कि इन फसलों का जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं वो कम से कम हो। तो पहले तो 3 साल पहले जब ये ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था तो 3 फसलें शामिल की गई थी, आलू, प्याज, टमाटर। अब इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि 22 पेरिसेबल कमोडिटीज को शामिल किया जाएगा इस ऑपरेशन ग्रीन में। अभी तक ये तो नहीं बताया सरकार ने कि कौन सी दूसरी कमोडिटीज को ऐड किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन में, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ऑपरेशन ग्रीन को अब एक्सपेंड किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो राइटर कहते हैं पहले तो हम जान लेते हैं अभी तक इस ऑपरेशन ने कितना अच्छा काम किया है। राइटर कहते हैं देखो, ये जो ऑपरेशन है अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिलहाल सर्व नहीं कर सका है। प्राइस स्टेबलाइज नहीं होते हैं, अभी भी आलू, प्याज, टमाटर के जो दाम है वो ऊपर नीचे आते रहते हैं और किसान जितने पे अपनी फसल बेचते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कंज्यूमर ऑलमोस्ट उतने पे ही अपनी फसल खरीदें, कंज्यूमर्स उतना ही पैसा दें ऑलमोस्ट आलू, प्याज, टमाटर को खरीदने के लिए। एक डेटा के अनुसार, ये ICR का डेटा है, तो इस डेटा के अनुसार कंज्यूमर जितना पे करता है आलू खरीदने के लिए, उसका सिर्फ 26.6% किसान को मिलता है और कंज्यूमर जितना पे करता है ऑनियन परचेज करने के लिए, उसका 29.1% किसान को मिलता है और जितना टमाटर के लिए कंज्यूमर पे करता है उसका सिर्फ 32.4% किसान को मिलता है। देखो, ऑपरेशन फ्लड सफल हुआ था, ये मिल्क से संबंधित रेवोल्यूशन था और इसका परिणाम ये निकला कि अब कंज्यूमर जितना पे करता है मिल्क के लिए, उसका ऑलमोस्ट 70 से 80% किसान को मिलता है। तो ऑपरेशन फ्लड सफल हुआ, ऑपरेशन ग्रीन सफल नहीं हो पा रहा है। क्या डिफरेंसेस हैं? ऑपरेशन फ्लड से हमें क्या कुछ सीखने की आवश्यकता है? तो मेनली 3 पॉइंट्स देते हैं राइटर। सबसे पहले तो देखो, रिजल्ट 3-4 सालों में नहीं आएगा। ऑपरेशन फ्लड भी 20 सालों तक चला था, तब जाके अच्छा रिजल्ट सामने आया। दूसरा, देखो ऑपरेशन फ्लड के लिए अलग से एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो उसी प्रकार से ऑपरेशन ग्रीन के लिए भी अलग से बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाए जो इंडिपेंडेंट हो गए काम कर सके। नेक्स्ट, वर्गीस कुरियन एक बहुत ही जबरदस्त लीडर थे जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाया। तो ऑपरेशन ग्रीन के लिए भी जो बोर्ड बने, उसके लिए भी एक इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट लीडर हों जो न्यूट्रल होकर काम कर सकें, बिना पॉलिटिक्स में आए, और 5 साल तक का उनका कार्यकाल होना चाहिए। उनको
अच्छी खासी मात्रा में रिसोर्सेज दिए जाएं और 5 साल उनको दिए जाएं, उनके जो काम उन्होंने वो करेंगे उसके लिए आउटपुट हो, उसके लिए उन्हें सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है, यानी 5 साल का कार्यकाल देना जरूरी है। उसके बाद ही उनकी जवाबदेही तय की जाए। अभी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हर 6 महीने के बाद में इवेल्युएशन करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ही नोडल एजेंसी है इस ऑपरेशन ग्रीन को इंप्लीमेंट करने के लिए। लीडर कोई है नहीं। जॉइंट सेक्रेटरीज की गाइडेंस में इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी का क्या है, देखो आज इस मिनिस्ट्री में है, कल कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में होंगे, परसों एजुकेशन मिनिस्ट्री में होंगे। एक डेडिकेटेड लीडर अगर होंगे वर्गीज कुरियन की तरह, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाने में अहम रोल निभाया, उसी प्रकार से अगर ऐसे ही लीडर होंगे तो ऑपरेशन ग्रीन भी सक्सेसफुल होगा। तीसरे नंबर पे है, देखो अभी क्या है, ऑपरेशन ग्रीन को सफल बनाने के लिए क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। जैसे आलू के लिए विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड करके क्लस्टर बनाया जाता है, प्याज के लिए अलग से क्लस्टर बनाया जाता है। राइटर कहते हैं देखो, जैसे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं ना, कोई ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया नहीं है। जैसे नासिक में टमाटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नासिक को छोड़ दिया टमाटर के क्लस्टर में। उसी प्रकार से लेस इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स उड़ीसा से जैसे केंदुझार, मयूरभंज, ये ऐड कर लिए गए। तो ये एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लस्टर्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया जाता है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे आलू प्याज टमाटर ज़्यादा होते नहीं हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को उस क्रॉप के क्लस्टर में शामिल कर लिया जाता है। तो ये क्लस्टर्स बनाने का जो क्राइटेरिया है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट राइटर के द्वारा दिए जाते हैं जिसके आधार पर ऑपरेशन ग्रीन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो आज 2 ही इश्यूज इंपॉर्टेंट थे जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।